नमस्कार। आज बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल्स और ये दोस्तों ये बड़ा लंबा हो सकता है, पहले बता दूं। अब बात करने वाले हैं टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी की आप देखेंगे पहले बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस, तो ये नज़र आती है जो कंपनी ऑलमोस्ट क्या है, एक लॉस मेकिंग कंपनी नज़र आती है। इसकी तरफ पे देखा जाए तो कंपनी लॉस मेकिंग के साथ साथ कंपनी की ये दिखती है कि जो सेट्स वैल्यूशन थी वो भी एक गिरावट वाली देखने को मिलती है। और एज ऑन डेट जो कि 24 तक का डेटा है, उसी के बेसिस पे बातें करने वाले हैं आज और समझने का प्रयास करेंगे आखिर है क्या, और साथ में जानेंगे इसके कंसोलिडेट डेटा जो कि केबल और केबल प्रॉफिट ही देखने को मिली। अर्थात ये होता है ना, कई बार कंपनी की खुद की बिजनेस तो नहीं होती, खुद के बिजनेस में लॉस होती है, लेकिन उनके द्वारा इन्वेस्टमेंट किए गई किसी दूसरे कंपनी से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसकी बेसिस पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस, अर्थात कंपनी की जो बैलेंस शीट है पीएल है वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बनती नजर आती है। तो चलते हैं आज जानते हैं टाटा टेलीकॉम टेली सर्विसेज महाराष्ट्र के बारे में और क्या निकल के आती है इस कंपनी का, जहाँ पे हम इसका जो एनुअल रिपोर्ट्स है उसके ऊपर भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे। 23-24 का जो डेटा आया, साथ में हम स्टॉक प्राइस की तरफ ध्यान देंगे। तो स्टॉक प्राइस क्या नज़र आती है, स्टॉक प्राइस में थोड़ी सी 2% के आसपास आज गिरावट देखने को मिली। क्या ये सस्टेन कर पाती है या नहीं कर पाती है मार्केट को, क्योंकि मार्केट में इसका क्या निकल के आती है, मार्केट में ऐसा लग रहा है कि इसका जैसे हमने अदर स्टॉक में देखा कि एक जो सस्टेनेबल लाइन होती है ना, सस्टेनेबल करने वाली जो प्राइस होती है उसी के आसपास अभी मार्केट टिका हुआ है। मार्केट एक उसी कह सकते हैं बॉर्डर लाइन के आसपास खड़ा है। यदि मार्केट वहां से गिरता है तो फिर वो गिरने का ट्रेंड बनता नजर आता है, लेकिन चढ़ता है तो चढ़ने का ट्रेंड बनता नजर आता है। इसी ट्रेंड की बात करने वाले हैं, क्या लगता है इसका ट्रेंड किस मूवमेंट से, क्या ऊपर जाने वाला है, क्या नीचे जाने वाला है, क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट का और क्या निकल के आता है रिजल्ट और बाकी सारी चीज़ों को। तो चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं टाटा टेलीकॉम महाराष्ट्र के बारे में। इस कंपनी की थोड़ी सी ओवरव्यू टाइप में लें तो कंपनी पता है इंटरनेट सर्विस, और ये बेसिकली इंटरप्राइजेज इंटरनेट सर्विस देती है। कहती है हम बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करते हैं टाटा टेली सर्विस। और जहाँ पे देखा जाए इनके सर्विसेज के अंदर ढेर सारा सर्विसेज है, यहाँ पे स्मार्ट इंटरनेट्स और इनकी लिस्ट ऑफ सब्सिडरी भी ढेर सारा है, वो अब हम एक बार डिस्कस करेंगे लिस्ट ऑफ सब्सिडरी की। तो यहाँ पे ढेर सारा सब्सिडरी निकल के आएगी। बिजनेस कम्युनिकेशन जो कि कम्युनिकेशंस हैं, नेटवर्क एंड कनेक्टिविटी है, कोलैबोरेशंस एंड प्रोडक्शंस हैं, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं जो कि आजकल सबसे ज़्यादा मार्केट में चलती है, जहाँ पे क्लाउड स्पेस या फिर डेटा सेंटर को तौर तरीकों को देख लें। साथ में साइबर सिक्योरिटीज सॉल्यूशंस हैं, मैनेज, तो इस तरह की चीज़ें इनके पास है सर्विसेज के तौर पे जो कि प्रोवाइड करती है। इनके सोल्यूशन के टाइप देखा जाए तो सोल्यूशन में क्या निकल के, ड्राइव द यूनिक बिजनेस आउटकम, जो डिजायर जो भी आपकी इच्छाएं हैं उसके बेसिस पे इच्छाएं के अनुकूल कामकाज करती नजर आती है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो या आईटी सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो या हेल्थ केयर सेक्टर हो, चाहे वो टेलीकॉम्स, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट एंड रिटेल सेक्टर ही क्यों न हो, वहाँ पे ये सब के सब सर्विस प्रोवाइड करते नजर आते हैं, जहाँ पे आईटी से रिलेटेड इनके ढेर सारा प्रोडक्ट और सर्विसेज अवेलेबल हैं। एक्सपीरियंस जोन की बात करते हैं, जहाँ पे इनके पास एक्सपीरियंस काफ़ी बड़ा है, जहाँ पे एजुकेशन, इंश्योरेंस एंड रिटेल सेक्टर के अंदर ढेर सारा इनके पास इंश्योरेंस इनके पास निकल के आती है। बाकी देखा जाए हेल्थ सेक्टर और बाकी डायग्नोसिस्ट, बैंकिंग सर्विस और आईटी एंड आईटी सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस को लेकर के इनका एक्सपीरियंस बड़ा लंबा चौड़ा है, क्योंकि इनके सपोर्टिंग जो कंपनियां हैं वो भी उसमें देखा जाए तो टीसीएस का नाम आपने सुना होगा। टीसीएस जो कि टाटा ग्रुप की सबसे बड़ी मोस्ट कंपनी है। टाटा जो कि खुद की कंपनी, एक कंपनी दूसरी कंपनी को प्रोवाइड करती सर्विस देती है, साथ में और अदर कंपनी का भी सर्विस प्रोवाइड करती रहती है। इसके टूल्स के बाद में ढेर सारा टूल्स इनके वेबसाइट्स पे अवेलेबल है। तो थोड़ा सा चलते हैं इसके मार्केट की तरफ और समझते हैं क्या है इसका, थोड़ा सा पार्ट्स को लेते हैं। तो कहती है टाटा सर्विस जो है, टाटा टेली सर्विस जो है, टेली सर्विसेज लिमिटेड इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ वायर एंड वायरलेस, अर्थात वायर और वायरलेस टेली कम्युनिकेशन एक्टिविटीज एंड होल्ड होल्ड ए यूनिफाइड लाइसेंस विद द एक्सेस सर्विस ऑथेंटिकेशन, ASA कहते हैं जिसको, महाराष्ट्र एंड गोवा एंड ऑल्सो एज द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कैटेगरी। द कंपनी इज focus on the providing various wireless wire lines, voice, data and managed telecom
सर्विसेज, इस तरह की सर्विस इनको देखती। और ये बेसिकली देखा जाए तो इनकी दो स्टेट्स यहाँ पे महाराष्ट्र और गोवा की बात करते हैं जहाँ पे हमारी ये सर्विस है। इसकी कंपनी की खुद की बात कर रहा हूँ, इसकी अभी सब्सिडरी कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। उसकी लिस्ट हम देखेंगे, सब्सिडरी कंपनी का लिस्ट क्या है और क्या क्या निकल के आती है, जहाँ पे हमने इसका एनुअल रिपोर्ट ओपन करके रखा है। इसके सारे के सारे ट्रांसफॉर्मिंग बिजनेस विथ स्मार्ट डिजिटल सोल्यूशन, आजकल जो कि डिजिटल सोल्यूशन पे कामकाज करती नजर आती है, उसकी चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं इसके मार्केट में ओवरव्यू के तौर पे इस स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस रहा है। तो इसको देखा जाए तो इसका निकल के आता है, सबसे पहले देखा जाए तो बुक वैल्यू इसकी खुद की निगेटिव है 98 का, मार्केट प्राइस 78 का, फेस वैल्यू 10 रुपए का, अर्थात खुद की बुक वैल्यू निगेटिव्स हैं। मार्केट कैप इसके बेसिस पे देखा जाए अच्छा खासा करीब 15,000 करोड़ से ज्यादा का। प्रमोटर्स होल्डिंग 75% का, प्रमोटर ने कोई भी होल्डिंग को प्लेज नहीं किया, ये इनके लिए अच्छी बात है। टाटा ग्रुप कभी करती नहीं है वैसे। प्राइस टू बुक की कोई बात करना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे बुक प्रॉफिट लॉस में इसलिए यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। स्टॉक की पीई की बात करें तो इसके स्टॉक की पीई के कुछ रेशियो निकल के नहीं आता। इंडस्ट्रीज पीई की बात करें तो 51 के आसपास निकल के आती है। करंट रेशियो की बात करें तो 0.03 के आसपास निकल के आती है। और यहाँ पे डेट इक्विटी की कुछ बात नहीं करती। ये था थोड़ा सा ओवरव्यू, जहाँ पे डिविडेंड भी के पेमेंट नहीं करती नजर आती है। आरओसी की बात करें तो निकल के आते हैं 47 के आसपास, और आरओ की बात करें तो निकल के आते हैं 0, अर्थात कुछ भी नहीं। ये था थोड़ा सा ओवरव्यू। अब हम समझने का प्रयास करेंगे इसके मार्केट की तरफ, और मार्केट क्या कहती है इस स्टॉक के बारे में। तो पहले जानते हैं इसके बारे में, जहाँ पे हमें लगता है ऐसा उस को समझने के लिए, तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसकी एक एनुअल जो रिपोर्ट्स निकल के आई उसमें क्या कहती है। हमारे पास फाइनेंशियल्स स्टेटमेंट जिसमें कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट्स हैं, बैलेंस शीट्स हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, और ये सारे इन्फॉर्मेशन पेज नंबर की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। उस पेज नंबर पे जाएंगे तो उनकी सारी डिटेल्स मिल वहाँ से अवेलेबल हो जाती है। अब इनकी कंपनी के बारे में कुछ क्या कहती है, इनके जो कि सारे डिटेल्स निकल के आती है। हम कुछ चीज़ों को केवल लेना चाहते हैं। जहाँ पे कंपनी कहती है हमारे पास सर्विसेज में वॉइस एंड डेटा सर्विस अवार्ड्स मिला था इनको, CII-DS अवार्ड्स मिला है, ET फ्यूचर्स रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड्स मिला है। ये अवार्ड की चर्चा कर रहे हैं, इस साल की बात कर रहा हूँ। और कहते हैं ड्यूरिंग द ईयर एंड द कंपनी हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड, और इसी पिछले साल 23-24 के दौरान ही मिला है। कहते हैं ET मार्केट मार्क इक्विटी अवार्ड मिला इनके पास। ये कुछ इनके पास अवार्ड भी नवाजा गया है इन कंपनियों को। अब इसकी देखा जाए इसकी क्या निकल के आती है, इसमें कहती है हमारे पास सेंट्रिक्स जो कि वैल्यूशंस है जिसमें फास्टेस्ट, सिंपल्स और क्लोजर्स की बात करती है कंपनी। दोस्तों इतना पेज 197 अर्थात 200 पेज को पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन हम पूरे के पूरे नहीं लेंगे, थोड़ा सा पार्ट्स को लेते हैं। कहते हैं अनलॉकिंग की फैक्ट, जिसमें कहती है हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स नेटवर्क जो है नियरली 1,30,000 प्लस किलोमीटर तक हमारी फाइबर्स बिछी हुई है। साथ में कहती है हमारे पास चैनल पार्टनर 800 प्लस चैनल पार्टनर हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ये सब की सब बिजनेस की इनकी है। और नया आजकल नया ट्रेंड चला जिस पे कहते हैं क्लाउड। आजकल सब के सब क्लाउड पर डिपेंडेंसी है। तो क्लाउड के मामला में कहती है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स में माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर और मैनेज्ड क्लाउड सर्विसेज इनके पास कामकाज करती नजर आती है। साथ में साइबर सिक्योरिटी के ऊपर भी कामकाज करती है, ऐसी ईमेल सिक्योरिटी हो या फिर बाकी सारे जो कि एंटीवायरस के तौर पे कामकाज करती जाती है। इसके अलावा क्या कहती है कंपनी की बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या निकल के आती है, स्मार्ट फ्यो, और इतना ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे हम, केवल सब्सिडरी की लिस्ट देखें क्योंकि सब्सिडरी की लिस्ट भी बड़ी लंबी चौड़ी हो सकती है। तो हम थोड़ा सा पार्ट्स को लेते हैं यहाँ पे समझने के लिए क्या निकल के आती है। इनकी सब्सिडरी की लिस्ट को हम लेते हैं, सीधे सीधे यहाँ के डेटा में फाइंड आउट करते हैं, और ये निकल के आती है। हम सब्सिडरी की लिस्ट को लेंगे जहाँ पे कहती है हमारे पास डिटेल्ड एनालिसिस है और उसमें सब्सिडरी की लिस्ट। इससे पता ये चलेगा जो इसकी कंपनी की और कहाँ कहाँ से बिजनेस का मॉडल्स जनरेट होता है। इनका कुछ ये निकल के आते हैं इक्विटी शेयर हेल्ड बाय द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी कौन है। ये कहती है हमारे पास मेन होल्डिंग कंपनी है वो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड है, टाटा टेलीसर्विसेज की होल्डिंग कंपनी है, निकल के टेली सर्विसेज लिमिटेड है। साथ में द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड जो कि एसोसिएट्स अल्टीमेट होल्डिंग्स निकल के आती है। पेनाटन्स वेस्ट इनकी कंपनी एक इनकी जो कि अल्टीमेट होल्डिंग के अंदर निकल के आती है।
उसके साथ साथ सब्सिडरी की लिस्ट को एक बार देखें। कहती है सब्सिडरी एसोसिएट्स and joint venture companies in the holding company in the ultimate holding company with whom the company is held transactions। और ये कहती है हमारे पास कंपनी की लिस्ट देखेंगे तो ऑटोमेशन स्टाम्पिंग, इवर्स इन्वेस्टमेंट्स, इन्फिनिट्स इनोवेशंस, रियल एस्टेट रिटेल्स, और ढेर सारा लिस्ट देखेंगे तो लिस्ट पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। कहते हैं तेज एयर लिमिटेड, स्मार्ट्स वैल्यू होम्स प्राइवेट लिमिटेड, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस। साथ में कुछ बड़ी नाम्स ले लेता हूँ जहाँ पे मैं टाटा कैपिटल्स की बात करता हूँ। टाटा कैपिटल्स की ढेर सारी कंपनियाँ हैं। टाटा डिजिटल की बात करते हैं। टाटा डिजिटल के बाद देखो तो टाटा इंटरनेशनल कंपनियाँ हैं, इनकी रियल्टी टाटा टेली नेक्सस है। टाटा के बाद एक बड़ी सी कंपनी है, मैं आपको एक डिटेल कहता हूँ जो जिसमें काफ़ी लोगों ने फोकस किया होगा। इनकी कंपनी है एक टाटा तेजस नेटवर्क। पहले तो नहीं थी, बाद में इन्होंने टेक ओवर किया था। तो तेजस बड़ा क्या कहते हैं मोमेंटल वाला स्टॉक्स है, और वहाँ से भी काफ़ी सारा रिवेन्यू इनको जनरेट होता है। तो इनकी लिस्ट ऑफ जो कंपनियां हैं वो ढेर सारा है। कितना पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना थक जाएंगे। जिसमें कि जिसमें देखा जाए तो नेल्को लिमिटेड्स, और उसके बाद टाटा ग्लोबल्स, टाटा टेक्नोलॉजी, टाटा इंडियन होटल्स, टाटा पावर्स कंपनी, टाइटन्स, ट्रेंट लिमिटेड, वोल्टास लिमिटेड। पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, इतनी ब्रांड्स इनके पास है। एयर इंडिया, साथ में देखा था टाटा ऑटो कॉप, ज्वाइंट वेंचर में देखा था टाटा एआईजी लाइफ, टाटा प्ले, इसके बाद देखा जाए के मैनेजर, सारा डिटेल्स निकल के इसका पास सारा फाइनेंशियल्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। वो एक बार स्टडी के लिए और सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्म लेते हैं आप, और चलते हैं सीधा सीधा मार्केट की तरफ और समझते हैं इसका क्या निकल के आती है, फाइनली डेटा निकल के आती है। तो अभी मार्केट में क्या हुआ इसका, मार्केट में मैं चार्ट में दोबारा चलता हूँ। चार्ट में एक यहाँ पे देखने को ये आ रही है जो मार्केट में ये इसके आसपास की बात करूँ तो यहाँ पे एक इसका सपोर्ट लेवल बनती नजर आती है। यदि सपोर्ट लेवल से ज़्यादा गिरता है यहाँ पे तो फिर चिंता की बात होती है स्टॉक के लिए। यहाँ पे दो तरह की चीज़ें हैं, मैं इस वक्त थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ और इसको देखा जाए तो मैं इसको ट्रायंगल लेता हूँ इसको समझने के लिए। देखिए इसको यदि देखा जाए तो ये बार बार यहीं पे पहुँचता है स्टॉक, और इसके बाद स्टॉक में क्या हुआ, इससे यदि नीचे गिरता है तो फिर वो चिंता की बात हो जाती है। और इसके बाद एक सपोर्टिंग की बात और करूँ तो सपोर्टिंग इनके पास एक सपोर्ट और निकल के आता है, जहाँ पे सपोर्टिंग के बाद लगातार इस प्राइस के आसपास आई है स्टॉक, इस प्राइस के आसपास लगातार आई है और दोबारा ऐसा मोमेंटल अच्छा खासा देखने को मिला है। जहाँ से देखिए यहाँ से रेजिस्टेंस रेट, जहाँ पे सपोर्ट के बाद अच्छा खासा जंप करते नजर आया। तो चलते हैं थोड़ा सा मार्केट की तरफ, और मार्केट देखो वहाँ 52 की हाई की बात करें तो निकल के आती है करीब 109 रुपये के आसपास। लो की तरफ देखे दे तो 100 निकल के आती है 65 रुपये के आसपास। अर्थात स्टॉक बहुत बड़ा पुल बैक नहीं लेके आया था, तो स्टॉक की खुद की परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक पोजीशन में रही। जैसे मैंने यहाँ पे चार्ट में समझने का प्रयास किया था, जो इनकी खुद का जो स्टैंड लोन है वो उसमें इनकी काफ़ी सारा, चाहे वो सेट्स की पार्ट हो या रिवेन्यू की मॉडल हो या प्रॉफिट की पार्ट हो, जहाँ पे सबके सब क्या डिक्लाइन करती नजर आती है। लेकिन जैसे ही बात होती है कंपनी का स्टैंड लोन की जैसे बात होती है, सीधे के सीधे सभी के सभी मार्केट में इनका पुल बैक स्टार्ट होता है और अच्छी खासी। जबकि सेट्स की बात अभी भी डाउन साइड देखने को मिला, तो ओवरऑल सेट्स में गिरावट थी, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस रिवेन्यू एज पर द प्रॉफिट दोनों ग्रोथ लेवल देखने को मिली है। अब चलते हैं आगे और समझते हैं जो कि कंपनी एक साल को चार्ट कंपनी के आंकलन के तौर पे देखें तो अभी एक साल के चार्ट में क्या हुआ, जो कि रिसेंटली इसमें ऐसा लग रहा है कि गिरावट थी, लेकिन गिरावट के बाद अभी एक सपोर्टिंग जोन के आसपास देखा जाए तो ये खड़ी थी। इसको नहीं ये देखा, इसको एवरेज वैल्यू के वॉल्यूम के आसपास देखा जाए तो यहाँ पे लगातार इसके वॉल्यूम के आसपास लेके स्टॉक्स आई है। इसके बाद ज़्यादा नीचे नहीं गिरी है स्टॉक्स। यदि ये गिरे भी थोड़ी सी तो वो मार्केट में पैनिक की वजह से गिरा था, जो कि रिजल्ट की पार्ट थी अभी रिसेंटली। इससे ज़्यादा मार्केट गिरा नहीं है, तो इसको क्या कह सकते हैं, इसको सपोर्ट लेवल कह सकते हैं। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में दो तीन तरह के रेजिस्टेंस आती हैं, जहाँ पे एक रेजिस्टेंस तो ये निकल के आते हैं जहाँ पे इसके हमेशा इस वैल्यू के वॉल्यूम के आसपास दोबारा कई बार ये ट्रेंड करते हुए आया है। उसके बाद भी देखा है तो एक और वैल्यू निकल के आते हैं जहाँ पे लगातार कई बार टच करती नजर आती है, लेकिन बाद में गिरावट देखने को मिली है स्टॉक में। कोई नहीं, चलते हैं आगे और समझते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और लेटेस्ट अपडेट के बारे में देखा जाए तो अभी लेटेस्ट अपडेट में कोई नहीं था, न्यूज पेपर पब्लिकेशन दिया था उन्होंने, बाद में लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट की बात करती है। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट हम जो अभी स्टडी कर रहे थे वही रिपोर्ट की बात हम निकाल के लेके आए थे, जहाँ पे
ये अपनी कंपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती है, जो कि कहती है हमारे सारे के सारे एज एनुअल जो रिपोर्ट्स होती है कंपनी का, वो अपनी कहती है इंडेक्सेशन के तौर पे, जो हमारे पास ये सारे के सारे हम एक्टिविटी करते हैं और हमारी परफॉर्मेंस लेवल ये दर्शाती है। जब एजीएम इसका हो गया था उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन में कंपनी का कोई डिविडेंड का पार्ट रहा नहीं है इसका कंपनी में। अब रिजल्ट की तरफ हम एक नज़र डालेंगे सीधे सीधे, कहाँ पे, सीधे सीधे इसके पार्ट की तरफ चलते हैं रिजल्ट में, और रिजल्ट में क्वार्टरली रिजल्ट की तरफ ध्यान दें और केवल केवल कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ध्यान देंगे, क्योंकि स्टैंड अलोन में कोई फायदा नहीं है। स्टैंड अलोन केवल कंपनी के बिजनेस है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के बिजनेस पैसा कहाँ से, सबकी सभी सब्सिडरी से पैसा भी आता है। तो ओवरऑल देखा जाए कंपनी का, तो क्वार्टरली बेसिस पे जो कि 502 करोड़ के आसपास था क्वार्टरली बेसिस में, वो 621 करोड़ के आसपास होता है। अर्थात ये लगातार यहाँ से देखने को मिलती है, लगातार यहाँ से यहाँ तक एक जंप करती नजर आई, और जंप एक अच्छा सा जंप क्वार्टरली बेसिस पे नजर आती है। अब आते हैं आगे, यहाँ पे मार्च तक का कंसोलिडेटेड डेटा, इसके बाद सर्च कंसोलिडेटेड डेटा यहाँ पे अपडेटेड नहीं है, बस इसके बाद स्टैंड अलोन ही डेटा अवेलेबल है यहाँ पे डेटा के हिसाब से देखा जाए। अब यहाँ पे डेटा को देखा हूँ तो यहाँ पे केबल और यहाँ पे देखा एक डेटा और आता है, जहाँ पे हम चलते हैं इसको समझने के लिए, जो इसका जो पोजीशंस था उसको क्या निकल के आती है, क्योंकि यहाँ की वैल्यूएशंस और यहाँ की वैल्यूएशन में कुछ डिफरेंस निकल के आती है। तो यहाँ देखा जाए 24 तक के डेटा, तो ये 2011 तक की डेटा थी स्टैंड अलोन हिसाब से देखा जाए कंसोलिडेटेड डेटा के, और स्टैंड अलोन हिसाब से डेटा जो है अवेलेबल वो देखने को एज ऑन डेट में मिलती है। अर्थात इसको क्या कहा जा सकता है। तो इसके बाद चलते हैं सीधे और उसको समझने का प्रयास करते हैं आगे क्या और डेटा निकल के आते हैं इसके बारे में। तो इसका कंसोलिडेटेड डेटा अब हट चुका है यहाँ से, और उसमें कब तक का कंसोलिडेटेड डेटा था, 2010-11 तक की डेटा अवेलेबल था। यहाँ भी वही सेम डेटा अवेलेबल देखने को मिलती है, जहाँ पे कंसोलिडेटेड डेटा में अच्छी खासी प्रॉफिट बनती थी, लेकिन उसके बाद केवल और केवल स्टैंड अलोन डेटा ही अवेलेबल यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन इसकी हम यदि इसको ये देखें, यहाँ पे कैसी है हमारे पास जो सब्सिडरी कंपनी और जॉइंट वेंचर के साथ हमारा जो स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस है, वो क्या कहती है, इसी को समझने का प्रयास करते हैं। इसका समझने केवल बेहतर लगता है मुझे, तो इसका खुद का डेटा है तो उसको समझना थोड़ा सा और आसान हो सकता है। ये पेज नंबर कितने की बात कर रहे थे उसको जरा एक बार समझने का प्रयास करते हैं। ये पेज नंबर की बात कर रहे थे, यहाँ पे फाइनेंशियल की बात कर रहे थे, जहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो या प्रॉफिट की बात कर रहे थे। पेज नंबर निकल के आता है इनका निकल के आता है करीब 125 के आसपास। तो सीधे सीधे चलते हैं अब 125 के ऊपर, 125 के ऊपर चलते हैं। 125 में हम अक्सर कुछ समझने का प्रयास करते हैं। अब क्या निकल के आता है यहाँ पे, अब इसका देखा जाए बैलेंस शीट जो है ना, वो क्या निकल के आता है। इनका बैलेंस शीट यहाँ पे निकल के आते हैं, क्या प्रॉफिट एंड लॉस कहाँ गया, प्रॉफिट एंड लॉस ये निकल के आती है फॉर द ईयर इंडिया, और इसके हिसाब से देखा जाए कंपनी का इन करोड़ में है। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो है यहाँ पे कंपनी को देखने को ये मिली, तो 24 के अंदर इनके पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करीब 1192 करोड़ के आसपास का निकल के आती है। और इसी डेटा को जरा हम वेरीफाई करें किसी और से भी डेटा से, तो यहाँ पे डेटा क्या निकल के आती है, टोटल यहाँ पे देखने को आती है करीब 621 करोड़ का। अर्थात यहाँ की डेटा करेक्ट है और यहाँ का डेटा बिल्कुल करेक्ट हुआ, क्योंकि ये तो कंपनी ही फाइल किया है ऑडिटेड ईयर टू ईयर का देखा जाए तो क्या निकल के आती है। हम ईयर टू ईयर में चलते हैं। ईयर टू ईयर में कंपनी कहती है स्टैंड अलोन हिसाब से जो 1192 करोड़, और ये करेक्ट डेटा है स्टैंड अलोन हिसाब से। तो इसको हम वेरीफाई करते हैं इसी से, और 1191 करोड़, और ये सब को सब हम डेटा को इसी से वेरीफाई करते नजर आते हैं। और चलते हैं यहीं पे, तो निकल के आती है जो इस कंपनी में नियरली 2600 करोड़ से जो है रेवेन्यू क्या हुआ, वो गिरावट में आ गई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करीब 44% के आसपास, कोई चिंता की बात है नहीं इसमें। इसके बाद देखा जाए तो निकल के आते करीब टोटल 1228 करोड़ का नुकसान देखने को मिला इसमें ईयर टू ईयर के बेस पे। इसको यहाँ पे वाई हिसाब से डिस्क्राइब किया होगा। 1228 करोड़ का टोटल लॉस देखने को मिला। स्टैंड ऑन कैश फ्लो की बात करती है यहाँ पे, और बाकी स्टैंड कैश फ्लो की बात कुछ और बात करें तो यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ चेंज ऑफ इक्विटी की बात करती है, जहाँ पे चेंज ऑफ इक्विटी हुआ था और इक्विटी में क्या देखने को मिला था। इसके बाद हम इसको चर्चा करें कुछ बैकग्राउंड की, और कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ एक ध्यान देने का प्रयास करते हैं। इसकी कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ध्यान दें तो सर्च करके देखते हैं क्या कहीं पे कंसोलिडेटेड डेटा कुछ निकल के आती है इसका कंपनी, जहाँ पे हम इसको सर्च कर पाएँ।
कंसोलिडेटेड इन्वेस्टमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड इनकी कंपनी का कुछ नाम नहीं, कंसोलिडेटेड के नाम पे कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल नहीं दिखती है। 3 से 4 जगह उन्होंने डिस्कस किया कंसोलिडेटेड को लेकर के, अर्थात इनकी सब्सिडरी कंपनी, या फिर क्योंकि हम तेजस को एक बार वेरीफाई करने का प्रयास करेंगे वहाँ से शेयर होल्डिंग पैटर्न से देखने का प्रयास करते हैं कहाँ से क्या इनका इम्पैक्ट पड़ती है। तो इसका हमने समझने का प्रयास किया, सच में देखें इसका रेशियो के बाद, तो रेशियो 48 दिन में आता है पैसा। इन्वेस्टमेंट की तरफ देखा जाए तो ये निकल के आती है जो इसकी टाटा टेली सर्विसेज लिमिटेड है, जिसके पास ज़्यादातर इनके होल्डिंग्स हैं। और टाटा टेली सर्विसेज को देखा जाए तो वो निकल के आती है जिसकी होल्डिंग कहाँ कहाँ पे है। तो इसकी होल्डिंग के बारे में देखा जाए तो इनकी होल्डिंग केवल इसी कंपनी में देखने को मिल रही है। इसके बाद टाटा ट्रंस, द टाटा पावर कंपनी और पेंटॉन्स, ये इनके शेयर होल्डर के तौर पे कामकाज कर रहे थे, प्रमोटर के तौर पे। उसके बाद देखा जाए तो उनमें एफआई की बड़ी भूमिका नहीं है, डीआई कुछ है नहीं कंपनी में। पब्लिक की बात करें तो करीब 23% के आसपास पब्लिक की होल्डिंग है। और एक चीज़ हम और यहाँ पे सर्च करना चाहते हैं, और वो बेसिकली क्या है, उसको हम एक बार समझने का प्रयास करते हैं एक बार दोबारा। क्योंकि इनकी एक कंपनी थी जहाँ पे उन्होंने कहा था कि हमारा तेजस, इनकी ग्रुप कंपनी निकल के आती है ना तेजस, तो तेजस में जो शेयर होल्डर है वो कौन है। उसमें पेंटा टर्न्स निकल के आता है, टाटा सन्स निकल के आती है, और आकाशथा टेक्नोलॉजी निकल के आती है। उसमें कुछ ऐसा नाम निकल के नहीं आता। और जहाँ पे डी आर इसकी बात करें तो यहाँ पे कुछ ऐसा निकल के नहीं आता है यहाँ पे। अर्थात तेजस नेटवर्क में केवल केवल ये टाटा सन्स मेन है, तो टाटा सन्स में नहीं, पेंटॉन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड निकल के आती है इसका शेयर होल्डिंग के तौर पे। तो एक तरह से हम क्रॉस चेक करने का प्रयास किए हैं, और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है करीब 23% की होल्डिंग है, उसमें करीब जो है वो सबके सब रिटेल के अंदर कामकाज करती नजर आती है। तो ये हमने छोटा सा पार्ट लिया था इसका, जो कि इस कंपनी के बारे में, जहाँ पे हमने इसको सबमिटेड ऑफ द एनुअल रिपोर्ट जो था इसका टाटा टेलीकॉम्स महाराष्ट्र लिमिटेड के बारे में हमने समझने का प्रयास किया था। अर्थात ये कंपनी कंसोलिडेटेड कंपनी नहीं है, ये कंप्लीटली खुद की बिजनेस कामकाज करती नजर आती है। ये अल्टीमेट बेसिकली सब्सिडी और उसके ज्वाइंट वेंचर के हिसाब से यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम एक्सेप्शनल आइटम की तरफ देखा जाए तो ये क्या निकल के आती है, ये कुछ उनकी चार्ट बेसिस में क्या कहती है, इसका क्या है बेसिकली, कहते हैं डिटेल्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन विद द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की बात कर रही है कंपनी। इसके बाद देखा जाए तो इन्होंने और क्या कहा है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन की बात ही कर रही है यहाँ पे। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे देखने का प्रयास किया जो बेसिकली इनका बेसिकली है क्या। तो इसमें ये हमने समझने का प्रयास किया जिसकी कंपनी कंसोलिडेटेड डेटा नहीं है, स्टैंड लॉन डेटा ही है। स्टैंड लॉन इसका कोई सब्सिडी इसकी कोई बची नहीं, बाकी सब्सिडी सब ट्रांसफ़र हो गई होगी। तो इस बेसिस पे इसका परफॉर्मेंस जो है वो एज पर द गिरावट देखने को मिल रहा है, और स्टॉक की परफॉर्मेंस जो है वो लगातार क्या हो रही है, चार्ट देखने को मिलती है कि काफ़ी इंक्रीजेबल दिखती है, क्योंकि यहाँ पे एक एवरेज प्राइस के आसपास आके टिकी पड़ी हुई है स्टॉक, जहाँ से देखा जा सकता है। अब चलते हैं आगे और इसमें जानने के प्रयास करते हैं एज ऑन डेट कितनी के परफॉर्मेंस लेवल देखती है स्टॉक में। स्टॉक में देखने को मिला जो, चाहे बुल मार्केट्स हो बियर मार्केट्स, एज ऑन डॉट के कंपेरिजन देखा जाए और एज ऑन डेट के बेसिस पे देखा जाए कि आज से 10 साल पहले जो स्टॉक की लास्ट ट्रेडिंग प्राइस थी और अभी की मार्केट की ट्रेडिंग प्राइस है लास्ट, उससे कंपेयर करने के बाद ये नज़र आता है कि ये 10 सालों में उसके स्टॉक में 577% का जंप हुआ। 5 सालों में 2160%, 3 सालों में 142%, 2 सालों में करीब 30%, 1 सालों में कुछ भी नहीं, और 6 महीने में निगेटिव ही देखने को मिला है। अर्थात यहाँ पे एक लंबी सी डाउनफॉल देखने को मिला। और जो चार्ट को यदि हम पूरा का पूरा हिस्टोरिकल डेटा को चार्ट खोलूँ तो चार्ट में बहुत बड़ी ट्रेंडिंग जो है दर्शाती ही नहीं है। जो चार्ट गिरावट वाली स्टॉक चार्ट दिख रही है, लगती है जो हाँ इसमें मार्केट स्टेबिलिटी है, क्योंकि बड़ी ग्रुप्स की कंपनियां हैं, बड़ी ग्रुप्स की कंपनियां वैसे भी थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनी रहती है, कब कहाँ से कौन से इन्वेस्टमेंट को इस कंपनी से उस कंपनी में शिफ्ट करेंगे, उससे मार्केट उसकी पोजीशंस स्ट्रांग हो जाती है और कंपनी काम करती है नज़र आती है, जो कि महाराष्ट्र टेली सर्विसेज है, वो सबके सब बिजनेस और ये टेली सर्विसेज प्रोवाइड करती नज़र आती है, जो कि कहती है ट्यून फॉर द इंसाइट्सफुल डिस्कशन ऑन द डिजिटल पर्पसेस ऑफ द एसएमई, और इस तरह की चीज़ें निकल के आती हैं। यहाँ पे माइक लगा हुआ है और डू बक बैग का नाम लिखा हुआ है, साथ में कहते हैं हम ये सारे सर्विस प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे करते हैं।
इनके क्लाइंट्स बेस की बात करूँ तो क्लाइंट बेस की इन्होंने बात किया कि हमारे पास जो क्लाइंट हैं जिनके लिए हम काम काज करती नज़र आती हैं, उसमें हमारे पास निकल के आती है ये कंपनी, यश राज फिल्म्स निकल के आती है, विलपुल्स निकल के आती है, कालिंगा निकल के आती है, लोक सुविधा, और कैम्स, सेनको, वाटर्स, एलायंस, और ये कुछ बड़ी ब्रांड्स निकल के आती है जिनके लिए कामकाज करती नजर आती है। और ढेर सारा इनके पास क्लाइंट की लिस्ट है और क्लाइंट की स्टडीज है, केस स्टडी इनके पास ढेर सारा निकल के आती है, जहाँ पे कहती है लीडर्स इन द, और ढेर सारा इसको स्टडी किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन के साथ रखिए, क्योंकि आपके पास हम लेके आते हैं बिजनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस की बातें और स्टॉक मार्केट की लर्निंग के पार्ट्स को लेकर के। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर।